मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में आज बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में, यानी ऊष्मागतिक चर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं जनरली क्या होता है, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, एंट्रोपी हुआ। तीन फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं जिनको हम जानते हैं। एक तो प्रेशर, इसको कहते हैं दाब, दूसरा होता है टेम्परेचर, इसको कहते हैं ताप, और तीसरा होता है वॉल्यूम, जिसको कहते हैं आयतन। तीन हमारे कैसे हैं, फंडामेंटल पैरामीटर हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, और थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से वेरिएबल होते हैं जिनकी सहायता से हम जितने भी फार्मूले हमने निकाले उनको हम उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जिसे कहते हैं ऊष्मागतिक चर। वेरिएबल क्या होता है, चर क्यों कहते हैं, जिनका मान स्थिर न हो, इसलिए कहलाते हैं वेरिएबल। ये समय के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं, इक्वेशन के हिसाब से परिवर्तित, इनका कोई भी स्थिर मान नहीं होता है। ठीक है, इसी में स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी ऊष्मागतिक निकाय, यानी कोई निकाय कैसा है, थर्मोडायनेमिक निकाय। निकाय क्या होता है, हमने पहले ही बताया। निकाय क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, वो कहलाता है निकाय। ठीक है, हम इसी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर बीएससी की क्लास है, फर्स्ट ईयर है, तो उसमें सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे ही बैठेंगे, वो कहलाता है निकाय। ठीक है, यह किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को कुछ चर राशियों जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तथा एंट्रोपी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कि कोई हमारी कैसी अवस्था है, थर्मोडायनेमिक अवस्था है, उसको व्यक्त करने के लिए कुछ वेरिएबल जो है, जिनको कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इन चारों में से दो स्वतंत्र होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चार वेरिएबल दिए हुए हैं। देखिए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। उनको ध्यान हो, हमने बताया था जो हमारा जीरोथ लॉ है वो किस पे आधारित था, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। यानी वहां पर टेम्परेचर का एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, तो वहां से हमारा टेम्परेचर आया, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये भी फंडामेंटल। इसके लिए एक नया पद है एंट्रोपी। एंट्रोपी हमने पहले बताया, एंट्रोपी क्या करता है, डिसऑर्डरनेस को व्यक्त करता है। और ये एंट्रोपी जो है, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्राप्त हुआ है। और इसमें कंडीशन ये भी है, एंट्रोपी का मान स्थिर तभी रहेगा जब वो सिस्टम कैसा होगा, वो सिस्टम हमारा कैसा हो, आइडियल हो या परफेक्ट हो। उस अवस्था में एंट्रोपी की संकल्पना कर सकते हैं। और कोई भी कंडीशन जो है वो आइडियल या एब्सोल्यूट 100% नहीं हो सकती है, इसलिए इसको फंडामेंटल की मान्यता नहीं मिल पाई। ठीक है, इन चारों में से दो स्वतंत्रता से, देखिए बात आती है, अगर हमारे चार पैरामीटर हैं जिनकी सहायता से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ये चारों क्या होती है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। यहां पर एक बात और आई, इन चारों में से दो स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र कैसी हैं, अगर हम बात करें P जो है वो किसका फलन है, B और T का, ऐसे ही P फलन है T और S का। अब हमारे क्या हुए, दो स्वतंत्र हो गए तथा अन्य को इसका फलन माना जा सकता है। चारों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। P B T का फलन हो सकता है, P B S का फलन हो सकता है, P T S का फलन हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ये जो है एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और एक के परिवर्तन होने से इनके मानों में भी परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि ये पूर्णतः स्वतंत्र है, एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन चारों में से दो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र इस प्रकार से क्योंकि ये इसके फंक्शन है, ये इसका फंक्शन होगा। ऐसे B है वो PT का फंक्शन हो सकता है, PS का फंक्शन। ऐसे ही चारों को इस क्रम में हम लिख सकते हैं तथा अन्य को इसका फलन माना जा सकता है। बात वही आ गई यहाँ पर,
कि P इज द फंक्शन ऑफ B एंड T, ऐसे ही P इज द फंक्शन ऑफ T एंड S, यानी क्या हो जाएगा, इनके फलन हो सकते हैं, फलन का क्या फंक्शन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम तथा द्वितीय नियम। देखिए जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ जो है उसमें क्या बताया गया था, यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वो ऊष्मा क्या होती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक तो आंतरिक कार्य को बढ़ाने में, दूसरा क्या है जो उस पर कार्य किया जा रहा है यानी कि वर्क डन में, यानी dq जो होता है वो क्या होता है du प्लस dw के बराबर होता है। निकाय को ऊष्मा दी गई, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ और कार्य हुआ, इन दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन है, वर्क डन को pdv के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी du प्लस pdv। ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, सेकंड लॉ जो है वो है dq बराबर tds। सेकंड लॉ की बात कर ध्यान हो, हमने सेकंड लॉ के बारे में बताया था और बताया था ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये दो नियमों पर आधारित, ये दो भागों में होता है। पहला था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दूसरा था क्लासियस स्टेटमेंट। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमने ये बताया था कि जो हमारा केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है उसमें बताया गया कि जो भी ऊष्मा सोर्स से ली जाती है और कार्य करने के पश्चात जब ऊष्मा सिंक को दी जाती है तो होता क्या है, किसी भी ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते, सिंक का होना अति आवश्यक है। यानी कोई भी ऊष्मा है अगर दी जा रही है तो पूर्णतया कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती, सिंक का होना आवश्यक है। दूसरी बात हमने बताई थी क्लासियस स्टेटमेंट, हमने ये बताया था कि यदि सिंक से ऊष्मा ली जाती है और सोर्स को ऊष्मा दी जाती है तो उसके लिए बाह्य सोर्स का होना अति आवश्यक है। बाह्य सोर्स की अनुपस्थिति में सिंक से ली गई ऊष्मा सोर्स तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, dq बराबर tds। अब देखिए यहाँ पर भी dq है, यहाँ पर भी dq है, दोनों स्थानों पर dq है। हमने क्या किया, यहाँ पर dq जो tds था ये समीकरण फल में हमने मान रख दिया, यानी क्या हो गया, tds इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अगर इसी को हम du लिख दें तो du बराबर क्या हुआ, tds माइनस pdv। यहाँ पर देखिए जो u है, du है, ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हमने चार पदों के द्वारा व्यक्त कर दिया, एक तो टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर और वॉल्यूम। इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा U को चार ऊष्मागतिक निर्देशांकों यानी कि थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तथा एंट्रोपी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इस आंतरिक ऊर्जा को इन चार जो है वेरिएबल द्वारा हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए चार वेरिएबल की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो हमारे पास कौन से हैं, जो कि फंडामेंटल वेरिएबल हैं, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, इसकी सहायता से आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमने क्या बताया कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इनको हम किस तरीके से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के फॉर्म में लिखकर हम आंतरिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पर आज की वीडियो में बताया। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।